नमस्कार सभी को। आज हम समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 का पाठ 4 का टॉपिक नगरीकरण पेज नंबर 56 से पढ़ेंगे। नगरीकरण से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से प्रव्रजन देशांतर के माध्यम से शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो। यानी कि इसमें बताया गया है कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है प्रव्रजन देशांतर के माध्यम से शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी नगरीकरण के द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरी जगह पर या एक देश से दूसरी जगह पर जाते हैं, जिसके कारण शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती है। खेती आधारित व्यवसायों के स्थान पर औद्योगिक व्यवसायों की ओर रुझान। अब नगरीकरण के कारण से लोग खेती पर आधारित जो व्यवसाय थे उनको छोड़ करके जो औद्योगिक व्यवसाय हैं उनकी ओर रुझान करने लगे, उनकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। कृषि प्रधान ग्रामीण एवं प्रकृति से जुड़े भूदृश्य से नगरीय भूदृश्य की तरफ परिवर्तन। अब नगरीकरण के द्वारा क्या है, लोग कृषि प्रधान ग्रामीण प्रकृति से जो जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो उस भूदृश्य से नगरीकरण की या नगरीय भूदृश्य की तरफ परिवर्तन होने लगा है, वो नगरों की तरफ जाने लगे हैं। या हम कहें कि वो गाँव को छोड़ करके रोजगार के लिए, अन्य सुख सुविधाओं के लिए नगरों में निवास करने लगे हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 4, कुल जनसंख्या में ग्रामीण की तुलना में शहरी आबादी में तेजी से बढ़ोतरी। अब यह जितनी हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या में गांव की तुलना में शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है नगरीकरण के कारण से। 5वां पॉइंट है जनसंख्या के बड़े भाग द्वारा नगरीय जीवन शैली को अपनाना। जो जनसंख्या का बड़ा भाग है उसके द्वारा जो नगरीय जीवन शैली है उसको अपनाया जा रहा है। प्राचीन नगरों की जनसंख्या में वृद्धि तथा नवीन नगरों की उत्पत्ति होती है। अब नगरीकरण के द्वारा जो प्राचीन नगर हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और नए नगरों की उत्पत्ति हो रही है, नए नगरों का निर्माण हो रहा है। अब अगला पॉइंट आता है नगरीकरण की विशेषताएं, कि नगरीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया की निम्न विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं, अर्थात निम्न विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहली आती है श्रम विभाजन तथा श्रम विशिष्टीकरण। जो नगरीकरण की पहली विशेषता है उसमें श्रम विभाजन हो रहा है। श्रम विशिष्टीकरण, यह किस प्रकार के श्रम का प्रयोग किया जाए। दूसरा आता है मशीनों द्वारा उत्पादन एवं कार्य संपादन। अब नगरीकरण में क्या है, पहले ये हाथों से काम होता था और अब नगरीकरण में मशीनों के द्वारा उत्पादन बढ़ा है और कार्य संपादित हो रहा है। यानी मशीनों के द्वारा लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने लगे हैं नगरों में रहने वाले। फिर तीसरा आता है जीवन में द्वितीयक समूह तथा संगठनों की भूमिका में वृद्धि। जो द्वितीयक संगठन है उनकी भूमिका में वृद्धि हो रही है, उनकी जो सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है द्वितीयक समूह के। फिर आता है चौथा पॉइंट सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। नगरीकरण के कारण सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो रही है, लोग सामाजिक जो कार्य हैं उनको करने में लगे हुए हैं। फिर 5वां पॉइंट आता है व्यवहार में कृत्रिमता, दिखावा तथा परिवर्तन। अब नगरीकरण के कारण क्या है, लोग के व्यवहार में कृत्रिमता आ गई है, बनावटीपन आ गया, दिखावा और परिवर्तन हो गया है। लोग अब जो क्या है कुछ करने दिखाने के लिए कुछ कामों को करते हैं, दिखावे के लिए कार्य को करते हैं और उनमें भी परिवर्तन हो गया है। फिर 6वां पॉइंट संचार तथा आवागमन के आधुनिकतम साधन। अब नगरीकरण के द्वारा संचार के और आने जाने के आधुनिकतम साधनों का प्रयोग हो रहा है। भागदौड़ भरा तथा मशीनी जीवन। अब हमारा जो जीवन है वो भागदौड़ वाला और मशीनी जीवन हो गया है। जिस तरीके से मशीन लगातार चलती रहती है और वो अपना कार्य करती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन भी है नगरीकरण के कारण भागदौड़ वाला और मशीनीकृत हो गया है। जिस तरीके से मशीन कार्य करती है, मनुष्य भी उसी तरीके से अपने कार्य को करने में लगा हुआ है।
8वां पॉइंट आता है पहचान का संकट। अब नगरों में रहने के कारण, नगरीकरण के कारण लोग असली चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं। असली या नकली चीज़ में या जो कौन हमारे साथ में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसमें वो जरा भी पहचान नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते नगरीकरण के कारण। फिर 9वां पॉइंट आता है समझौतावादी एवं समायोजनवादी मानवीय प्रकृति। मनुष्यों की समझौतावादी और समायोजनवादी प्रवृत्ति हो गई है। लोग समझौता करने लगे हैं और आपस में क्या है, समायोजन करने लगे हैं। नगरीकरण के कारण लोग क्या है, जब नगरों में रहने के कारण अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनसे समायोजन या समझौता करने लगे हैं। फिर 10वां पॉइंट आता है परिस्थितिगत असंतोष व अस्थिरता। अब परिस्थिति के गत जो असंतोष है और अस्थिरता है कि व्यक्ति की जो परिस्थिति है उसको उसके अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है, इसके कारण उनके अंदर असंतोष या अस्थिरता रहती है। जो उनकी योग्यता है, योग्यता के आधार पर या जो वो चाहते हैं उसके आधार पर उनको काम न मिलने के कारण या उस प्रकार से कार्य न कर सकने के कारण उनमें असंतोष और अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। फिर 11वां पॉइंट आता है अविश्वास तथा हर समय ठगे जाने की वजह से आक्रांत। अब नगर में रहने वाला व्यक्ति हमेशा अविश्वास तथा हर समय ठगे जाने की वजह से आक्रांत यानी डरा हुआ रहता है कि किस व्यक्ति पे विश्वास किया जाए, किस पे ना किया जाए। इस अविश्वास और कहीं मैं ठग तो नहीं गया, किसी ने मुझे ठगा तो नहीं, इस प्रकार के भय से वो हमेशा आक्रांत या डरा हुआ रहता है। 12वां पॉइंट आता है प्रत्येक कार्य लिखित संविदा के माध्यम से। अब जो कार्य हैं वो सभी लिखित तौर पर किए जाते हैं, लिखित संविदा के माध्यम से किए जा रहे हैं। 13वां पॉइंट है सुरक्षा के लिए चिंताग्रस्त। अब जो मनुष्य है वो औद्योगिकरण के कारण अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए क्या है, चिंताग्रस्त हो गया है कि कहीं मैं जो कार्य कर रहा हूँ या मैं जो काम करने वाला हूँ या जहाँ मैं रह रहा हूँ वो उचित है या अनुचित है। प्रदूषण एवं अवसाद जनित तथा जीवन शैली से संबंधित शारीरिक समस्याएं। अब नगरीकरण के द्वारा जो है प्रदूषण और अवसाद जनित जो जीवन शैली से संबंधित समस्याएं बढ़ी हैं, प्रदूषण बढ़ा है और लोगों में आपसी मनमुटाव ज़्यादा होने लगे हैं। इससे जीवन शैली में क्या है, शारीरिक समस्याएं सामने आ रही हैं। 15वां पॉइंट होता है कर्तव्य के स्थान पर अधिकारों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता है। अब हमें किस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए, उसके स्थान पर अधिकारों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई देती है नगरीकरण के कारण। 16वां पॉइंट है बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। अब नगरों में रहने के कारण गांव में जो सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पाती थी, यानी जिसमें चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त आती हैं कि गांव में ज़्यादा डॉक्टर या अस्पताल नहीं होने के कारण लोग बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे या अन्य परेशानी के कारण वो ग्रसित हो जाते थे। अब शहरों में नगरीकरण में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने से उनका जीवन थोड़ा सा सुरक्षित होने लगा है। उपयुक्त विशेषताएं नगरीय आबादी को ग्रामीण आबादी से अलग करती हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल आबादी का 31.16% नगरीय आबादी है। अब इसमें बताया गया है कि भारत में जो 2011 में जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार कुल आबादी का, कुल जनसंख्या का 31.16% नगरीय आबादी है, जो कि आज़ादी के बाद की प्रथम जनगणना। अब कह रहे हैं ये तो 31.16% नगरीय आबादी है और जो आज़ादी के बाद की प्रथम जनगणना 1951 में 17.29 थी, जो अब 31.16 है। यही प्रथम जब जनगणना हुई थी तो ये आबादी 17.29% थी। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में यानी 2011 तक भारत के कुछ 60 वर्षों में भारत की कुल आबादी में ग्रामीण आबादी का हिस्सा लगातार कम हो रहा है एवं नगरीय आबादी का हिस्सा बढ़ रहा है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 लाख व इससे अधिक तथा 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की संख्या 412 थी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि नगरीय आबादी का हिस्सा जो है वो बढ़ रहा है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 लाख व इससे अधिक व 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की जो संख्या है वो 412 थी। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच की आबादी वाले महानगरों की संख्या 53 थी। 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले महानगर की संख्या 3 थी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि 1 करोड़ के बीच की आबादी वाले जो महानगर थे उनकी संख्या तो थे 53 और 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले महानगरों की संख्या थी 3। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले मेगा सिटी निम्न प्रकार है। ये उनमें 3 प्रकार के हैं। पहला ग्रेटर मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा कोलकाता। अब हमारा अगला पॉइंट आता है भारत में नगरीकरण के प्रभाव कि भारत में नगरीकरण के क्या प्रभाव पड़ा। भारत में नगरीकरण के प्रभाव है तो आधुनिकीकरण ने विश्व स्तर पर हमारी संस्कृति को व्यापक ढंग से प्रभावित किया है और लोगों के मानदंड एवं मूल्य बदले हैं। अब आधुनिक नगरीकरण ने विश्व के स्तर पर जो हमारी संस्कृति है उसको व्यापक ढंग से प्रभावित कर दिया और लोगों के जो मानदंड एवं मूल्य हैं वो बदल गए हैं। परंपरावादी के स्थान पर वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। जो लोग पहले परंपरावादी थे आज उनकी सोच वैज्ञानिक सोच हो गई है। परंपरावादी के स्थान पर वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। शहरों में एक प्रकार की कॉस्मोपॉलिटन सोच तथा मिश्रित संस्कृति का विकास हो रहा है। कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ है सर्वदेशीय सोच तथा मिश्रित संस्कृति का विकास हो रहा है। भारत के नगरों में नगरीय सामाजिक संरचना में निम्नलिखित प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है हमारा जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन। पहला पॉइंट है जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन। परंपरागत जाति व्यवस्था शहरों में अभी भी विद्यमान है। जो परंपरागत जाति व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था शहरों में आज भी विद्यमान है, अभी भी विद्यमान है। जाति की पेशागत विशेषता में उतना अधिक परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता जितना अपेक्षित था। ब्राह्मण, बनिया, खाती, लुहार, सुनार, धोबी, मोची, नाई जैसे सैकड़ों जातियां शहरों में अपने परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से जीवन यापन कर रही हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन हुआ है, वो भी किसके कारण? औद्योगिकरण के कारण। जो यहाँ पर ये उदाहरण देकर के बताया कि जो ब्राह्मण है, बनिया है, खाती है, सुनार, लुहार, धोबी, मोची, नाई जैसे जो ये सैकड़ों जातियाँ हैं शहरों में अपने परंपरागत व्यवसायों के माध्यम से जीवन यापन कर रही है। यानी कि इनके जो पुराने व्यवसाय चले आ रहे हैं, जैसे सुनार सोने का काम करता है, लुहार लोहे बनाने का काम करता है, मोची जूते सिलने का काम करता है, धोबी जो है कपड़े धोने का काम करता है, खाती यानी बढ़ई जो लकड़ी आदि का काम करता है। तो इनके अपने जो परंपरागत व्यवसाय हैं उन व्यवसायों को माध्यम से ही जीवन यापन कर रहे हैं। आंशिक व्यवसायगत परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। अब इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। आंशिक का अर्थ होता है थोड़ा बहुत, कि आंशिक व्यवसायगत परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। जैसे कुछ ऊंची जाति वाले लोगों ने जूते की दुकान, सैलून अथवा लॉन्ड्री खोली है। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं इनके व्यवसायिक जो परंपरागत व्यवसाय थे उन व्यवसायों में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है, आंशिक परिवर्तन दिखाई देता है। वो परिवर्तन किस प्रकार से दिखाई देता है उसके लिए उदाहरण देकर के बताया गया है। जैसे कुछ ऊंची जाति के लोगों ने जूते की दुकान रख ली। अब जो मोची हैं और थोड़े बहुत ऊंची जाति के लोग हैं जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्होंने जूते की दुकान रख ली या सैलून अथवा लॉन्ड्री खोली है। व्यापार पर अब
वैश्यों का एकाधिकार नहीं रहा। अब कहे कि पहले जो व्यापार करते थे वो वैश्य लोग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। व्यापार पर अब केवल वैश्यों का अधिकार नहीं है, अब किसी भी जाति का व्यक्ति व्यापार कर सकता है, करता है। ब्राह्मणों के व्यवसाय पर अभी भी उसका एकाधिकार बना हुआ है। जो ब्राह्मणों का व्यवसाय है उस व्यवसाय पर उनका अभी भी अधिकार बना हुआ है, यानी कि शिक्षा देने का कार्य जो है ब्राह्मणों का माना गया है, जो आज भी उनका ये एकाधिकार बना हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है अस्पृश्यता की भावना में कमी। भारत में सामाजिक दूरी की अवधारणा प्रचलित रही है। मानव के शरीर के स्पर्श की तो दूर की बात है, उसकी छाया तक से दूर रहने की परंपरा रही है। अब यहाँ पर जो अस्पृश्यता के मतलब है छुआछूत की भावना। छुआछूत की भावना में कमी आई है किसके कारण से? नगरीकरण के कारण से। कि भारत में सामाजिक दूरी की जो अवधारणा प्रचलित रही है वो मानव के शरीर के स्पर्श की तो दूर की बात है, उनकी छाया तक से दूर रहने की परंपरा है। अब जो सामाजिक दूरी बनाने की जो अवधारणा प्रचलित थी उसमें बताया गया कि मानव के शरीर के स्पर्श की बात यानी उसको छूने की बात तो है ही, उसकी छाया तक से दूर रहने की परंपरा हमारे देश में रही है। ऊंची जातियों के द्वारा निम्न जातियों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार में शहरों में बदलाव आया है। अब जो ऊंची जातियां निम्न जातियों के लोगों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी उन व्यवहारों में शहरों में बदलाव आया है। आज ब्राह्मण एवं एक दलित एक ही होटल में बैठ कर के खाना खाते हैं, एक ही होटल में बैठ के खाना खाते हैं और एक ही वाहन में यात्रा करते हैं। दलित अधिकारी के मातहत ब्राह्मण कर्मचारी काम करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दलित जो अधिकारी है वो ऊंचे पद पर होता है और उसके अंडर में ब्राह्मण कर्मचारी काम करते हैं। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण समाज में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जातिवादी भावना में अभिवृद्धि। हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो है जातिवादी भावना में अभिवृद्धि हो रही है। नगरीकरण के कारण जहाँ एक और अस्पृश्यता तथा जातिगत व्यवसायों में बदलाव देखने को मिलता है, वहीं जातिवाद रूपांतरित स्वरूप में अधिक कठोर होकर के उभरता प्रतीत हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों द्वारा जाति के आधार पर संगठन एवं सभाएं निर्मित की जा रही हैं। अब यहाँ जातिवाद की भावना में वृद्धि हो रही है, लोग जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी क्या है जाति के आधार पर अपना संगठन, अपना समूह या सभाएं निर्मित करते हैं। चौथा पॉइंट आता है परिवार के स्वरूप एवं आकार में बदलाव। परिवार के स्वरूप एवं आकार में बदलाव। गांवों की तुलना में शहरों में संयुक्त तथा विस्तृत परिवार का विघटन ज़्यादा हुआ है। जो गांवों की तुलना में जो शहरों में जो संयुक्त परिवार थे उनमें विघटन होने लगा है, यानी कि वो परिवार टूटने लगे हैं। संयुक्त तथा विस्तृत परिवार का विघटन हुआ यानी वो नष्ट होने लगे। नगरों में एकाकी परिवार ज़्यादा प्रचलित है और लोग क्या है नगरों में जो रहते हैं वो एकाकी परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए नगरों में एकाकी परिवार ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, वो एकाकी परिवार कहलाते हैं। शहरों में नातेदारी के संबंध ढीले पड़ गए हैं। अब शहरों में रहने वाले व्यक्ति नाते रिश्तेदारी पर कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण से क्या है उनके नातेदारी रिश्तेदारी वाले संबंध ढीले पड़ गए, कमज़ोर हो गए। परिणाम स्वरूप परिवार छोटे होने लगे और नगरीकरण के कारण से क्या है परिवार भी छोटे होने लगे, उनका आकार छोटा हो गया। भारत की जनगणना के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि शहरी परिवार आकार में छोटे होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि लोग शहरों में रहते हैं और शहरों में रहने के कारण क्या है जो परिवार छोटे होते जा रहे हैं। ग्रामीण शहरी संबंध। नगरीकरण के कारण भारतीय शहरों में ग्रामीण जीवन भी जहाँ तहाँ देखने को मिल रहा है। जितना छोटा शहर उतनी अधिक ग्रामीण प्रभाव।
अब यहाँ पर बताया गया कि शहर चाहे जितना छोटा हो उतनी अधिक जो है ग्रामीण प्रभाव उसमें देखने को मिल रहा है। भारत में ग्रामीण तथा नगरीयता दोनों साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। हमारा छठा पॉइंट आता है द्वितीयक समूह तथा संस्थानों में के प्रभाव में वृद्धि। नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक समूह तथा संस्थाओं का प्रभाव सामाजिक जीवन में कम हो रहा है तथा द्वितीयक समूह, अब प्राथमिक समूह कौन से? परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, ये प्राथमिक समूह है। संस्थाएं, विद्यालय, ये सब क्या है? द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। समूह एवं संस्थाओं का प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। शहरी आबादी की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति द्वितीयक समूह एवं संस्थाओं के माध्यम से पूर्ति होती है। अब यहाँ पे बताया गया जो शहरी आबादी है उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति द्वितीयक समूहों संस्थाओं के द्वारा ही पूरी होती है। जीवन में परिवार, पड़ोस, समुदाय की भूमिका कम हो रही है। अब जीवन में जो है परिवार है, पड़ोस है, इसकी भूमिका कम होती जा रही है। शहरों में सामुदायिक भावना अथवा हम की भावना के स्थान पर व्यक्तिवादी भावना में वृद्धि हो रही है। धन्यवाद।